दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपके बीच मॉडल आंसर लेकर आए हैं। आपको ज्ञात होगा कि 23 अप्रैल 2023 को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा का आयोजन हुआ। यह परीक्षा वर्ष 2023-24 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु आयोजित हुआ था। इस परीक्षा को वर्तमान सत्र में अर्थात सत्र 2022-23 में कक्षा 5वीं पढ़ने वाले SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों ने दिलाया था। अब इस वीडियो में इस प्रश्न पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे उनके मॉडल आंसर हम आपके बीच लेकर आए हैं, जिसमें विशेषकर गणित के प्रश्नों को आज हम शामिल किए हैं। तो यह जो वीडियो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने इस परीक्षा को दिलाया था, उनके लिए तो उपयोगी है ही है, क्योंकि इसमें वे पता कर पाएंगे कि उनका कितना स्कोर हुआ है। इसके साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो भविष्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, तो उनके लिए तो यह विशेष उपयोगी है, क्योंकि इससे उन विद्यार्थियों को आइडिया हो जाएगा कि फाइनल पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितना सरल होता है, कितना कठिन होता है। तो ध्यान से सभी विद्यार्थी देखेंगे। इसके साथ ही साथ यदि कोई शिक्षक देख रहे हैं जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अपने विद्यार्थियों को शामिल कराना चाहते हैं, तो वो भी इसको ध्यान से देखेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यह वीडियो सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। एक छोटा सा निवेदन है कि आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य, जिसमें हम विद्यार्थियों के लिए इसी प्रकार के गणित के वीडियो लेकर आते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। बेल आइकन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो बेल आइकन जो है अवश्य दबाइएगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि इस परीक्षा में टोटल 100 प्रश्न होते हैं। 100 प्रश्न में से 1 से लेकर 50 तक अर्थात टोटल 50 प्रश्न मानसिक योग्यता के होते हैं। उसके पश्चात 51 से लेकर 75 तक अर्थात कुल 25 प्रश्न जो है अंक गणित के होते हैं और शेष 25 प्रश्न जो है भाषा के अंतर्गत होते हैं। इसमें आज की वीडियो में हम गणित को कवर कर रहे हैं, तो सीधे हम गणित के प्रश्नों की ओर चलते हैं। 51 नंबर पर देखेंगे, यहाँ पर भाग 2 अंक गणित, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। अब इसमें जो 51 नंबर का प्रश्न है, जो गणित के सेक्शन का पहला प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है 9821 ऋण 2589 में वास्तविक अंतर ज्ञात करें। और इसी प्रश्न को इंग्लिश में भी दिया गया है। ठीक है। अब इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। ठीक है। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को फॉर्मेट दिया गया है। अब करना क्या है, 9821 ऋण 2589 अर्थात 2589। तो स्कूल में भी आपको सिखाया गया होगा कि जब आप इसको लिखते हैं तो इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे। इससे क्या होता है, गलती होने की चांसेस बिल्कुल नहीं रहती। ठीक है। अब इसको आप घटाएंगे तो 11 में से 9 कम करेंगे 2। आप देख सकते हो इसके इकाई में 2 नहीं आया, तो ये उत्तर नहीं होगा। अब आपके सोचने के लिए 3 ऑप्शन हैं। उसके बाद 11 में से 8 गया 3। ठीक है। उसके पश्चात 7 में से 5 घटाएंगे 2 और 9 में से 2 घटाएंगे 7। कितना आ गया, 7232। तो ये आपका उत्तर हुआ। जितने विद्यार्थियों ने इसको दिए थे उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, टिक लगा लेंगे कि आपका प्रश्न का उत्तर सही है। अब आते हैं 52 नंबर का प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि 30 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी 9000 रुपये है। बताइए प्रत्येक मजदूर के हिस्से में कितने रुपये आएंगे। चूँकि यह लेवल कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए है, तो मैं प्रश्न को बहुत आराम से पढ़ूंगा और उनके स्पीड के आधार पर थोड़ा सा धीरे भी बताऊंगा ताकि उनको अच्छे से समझ आए। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि मजदूर कितने हैं, 30 मजदूर है। मजदूर अर्थात जो मजदूरी करता है, जो काम करता है, 30 मजदूर है। उनकी एक दिन की मजदूरी अर्थात यहाँ पर जो मजदूरी दिया गया है उन सभी 30 मजदूरों की है, तो 30 मजदूर की जो मजदूरी है वो है 9000 रुपया। ठीक है। अब उसके पश्चात पूछा गया है कि प्रत्येक मजदूर के हिस्से में कितने रुपये आएंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक का अर्थ होता है एक मजदूर। तो जब 30 मजदूर का 9000 रुपये है तो एक मजदूर का कितना होगा, तो क्या होगा, ये एक नियम में आ गया।
ज़्यादा का दिया है, कम का पूछा है, आपको करना क्या होगा, इसमें से इसको भाग करना है। तो ये हो जाएगा 9000, ठीक है, 9000 बटा 30, ठीक। अब इसको भाग करोगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 0 0, तो आपको उत्तर मिला 300 और ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 53, एक दुकानदार ने 1000 रुपये में एक पंखा खरीदा। क्या खरीदा, पंखा खरीदा, और 1575 रुपये में बेचा, तो उसे कितना लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन में लाभ भी है, हानि भी है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये 1000 रुपये क्या चीज़ है। 1000 रुपया, दुकानदार ने 1000 रुपये में पंखा खरीदा था, अर्थात खरीदा है कितना, पंखा 1000 रुपये में। उसके पश्चात 1575 क्या है, बेचा है, तो जो बेचा है उसका मान हो गया 1575, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1575। अब आपको देखना है कि जितना मैं खरीदा था उससे ज़्यादा में बेचा है कि कम में बेचा है। तो आप देखेंगे 1000 से ज़्यादा है 1575, इसका अर्थ क्या हुआ, इस सौदे में उसको लाभ हुआ है। लाभ हुआ है जैसे सोचते हैं, आपके सामने जो 4 ऑप्शन है उसमें जो हानि है वो तो नहीं होगा, ठीक है, तो ये कट हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि कितने में ज़्यादा में बेचा उसको निकालते हैं, तो विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो आप 1575 में से 1000 को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या मिल जाएगा, 575। तो यही क्या है, लाभ है। अब कहाँ पर दिया है, 575 रुपये लाभ, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्लियर है। अब उसके पश्चात यहाँ देख सकते हैं, यदि 17 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 153 रुपये है तो 3 किलोग्राम टमाटर का मूल्य कितना होगा। ये 4 ऑप्शन है, इसको जमाएंगे कैसे, देखो यहाँ पर हो जाएगा मात्रा, ठीक है, और उसके बाद मूल्य। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, 17 किलोग्राम टमाटर, तो यहाँ हो जाएगा 17 किलोग्राम, ठीक है। उसके पश्चात 17 किलोग्राम टमाटर का जो मूल्य है वो है 153 रुपये, तो यहाँ पर मूल्य में हो जाएगा 153, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ, ये जो 3 किलोग्राम लिखा हुआ है इसको आप कहाँ पर लिखोगे, मात्रा में लिखोगे कि मूल्य में लिखोगे। आप लिखोगे 3 किलोग्राम को मात्रा में, ये 3 किलोग्राम। तो अब यहाँ पर इसको पूछा गया है, तो जब 17 किलोग्राम का 153 ग्राम है, सॉरी, जब 17 किलोग्राम का 153 रुपये है ना, तो 3 किलोग्राम का कितना होगा। तो कभी भी इस प्रकार से सवाल आते हैं तो पहले जो है आप 1 किलोग्राम का ज्ञात करेंगे। तो 17 किलोग्राम का 153 रुपया, तो 1 किलोग्राम का क्या हो जाएगा, 153 बटा 17, ठीक है। 17 एकम 17, 17 नियम 153। अब उसके पश्चात 1 किलोग्राम का मिल गया 9 रुपया, तो 3 किलोग्राम का पूछा गया है, तो 9 गुणा 3 करोगे, क्या हो जाएगा 27, तो 27 रुपया इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न 55 नंबर का, क्या कहा गया है, 8% बराबर कितना। और कितना में देख सकते हो, यहाँ पर दशमलव में है, ये भी दशमलव में है, यह भी दशमलव में है, ये भी दशमलव में, अर्थात इस संख्या को 8% को आपको दशमलव में बदलना होगा। तो देखो इसी में उत्तर छिपा हुआ है, 8% अर्थात 100 में 8, तो ये हो जाएगा 8 बटा 100, 100 में 8, प्रतिशत को हटाते हैं, बटे में 100 लग जाता है। अब इसमें दशमलव बदलना है इसको, तो नीचे का 1 शून्य, 2 शून्य काटेंगे और 2 शून्य काटे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 अंक 2 अंक, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, 0.08 इसका उत्तर होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न, 18, 36 और 54 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। बहुत सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन हम विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप ही बताएंगे। तो इसको कैसे करेंगे, 18, 36 और 54, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिखना है। अब देखना है कि यह जो है किसके पहाड़ा से तीनों विभाजित होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, विभाज्यता का नियम। तो पहला अभाज्य संख्या क्या है, 2, तो क्या ये 2 से कट रहा है तीनों,
हाँ 2 के पहाड़ा में तीनों आते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 रखेंगे। 2 नियम 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ठीक है, और ये हो जाएगा 27। अब देखो क्या 2 से सभी कट रहा है, नीचे वाला 2 से सभी नहीं कट रहे, केवल 18 कट रहा है। तो तीनों कटे ऐसी संख्या लेना, तो अब 2 का काम खत्म। अब 2 के बाद अभाज्य संख्या है 3, ठीक है। तो क्या 3 के पहाड़ा में आ रहे हैं सभी? हाँ 3 के पहाड़ा में सभी आ रहे हैं, तो हम 3 को लेंगे। क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, 3 छके 18, 3 नियम 27। फिर से 3 के पहाड़ा में आ रहे हैं, तो एक बार फिर 3 लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब ये जो संख्या मिला वो एक साथ एक के अलावा किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा, तो अब इसको जो करते हो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे जो मिला वही इसका क्या है? लस है, तो इसको आपस से गुणा करना पड़ेगा। 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9 दूनी 18। तो यहाँ पर 18 जो मिला है वो आपका उत्तर है, ठीक है। अब उसके पश्चात अगला प्रश्न देख सकते हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा कि हल कीजिए, अब ये ऋण है कि डेश है। प्रश्न का जैसे लिखते हैं, प्रश्न के बाद डेश लगाते हैं, ऐसा है कि इसमें ऋण दिया गया है। तो इसमें देखेंगे 21/3 है, धन 21/7 है ना। तो नवोदय विद्यालय में हो सकता है ऐसा प्रश्न पूछा जाता, लेकिन एकलव्य में इतना कठिन नहीं पूछता ऋण करके, ठीक है। तो हम कुछ पल के लिए इसको बिना ऋण माने बना कर देखते हैं। अगर चारों में से ऑप्शन आ गया तो सही बात है। तो 21/3 धन 21/7, ठीक है। अब इसको हल करना है, हल अलग अलग है तो हर को हमको समान करना पड़ेगा। तो 3 और 7 का क्या निकालोगे? अब लसा निकालोगे, तो ये हो जाता है 21, है ना। तो इस 3 को आपको बनाना है 21, कितने बार में होगा? 7 बार गुणा करने से। तो जब नीचे 7 बार गुणा कर रहे हो तो ऊपर में भी आपको 7 बार गुणा करना होगा, ठीक है। अब उसके पश्चात ये हो जाएगा 7 से उस गुणा करोगे 21 को, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। उसी प्रकार इस 7 को बनाना है 21, तो इसको गुणा करोगे 3 से, तो ऊपर में भी 3 से गुणा करोगे, तो हो जाएगा 21 तिया 63। अब इसको आप जोड़ो, 7 और 3 10, 4 और 6 10 और 1 11, और एक यहाँ पे सैकड़ा में है तो 210, 210/21। आप देख सकते हो 21 का पहाड़ा 1 बार, 21 का पहाड़ा 10 बार, तो इसका उत्तर 10 आया। ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो अभी तक हमने 57 तक के प्रश्नों को हल किया। अब अगला प्रश्न, अब आ गया 15 भागित 1/4 को हल करना है। तो 15 भागित 1/4 है, तो सबसे पहले इसको भिन्न में बदल दो, ठीक है। 1/4 भिन्न का भाग हो गया। अब भागों को क्या करते हैं? गुणा। 15/1 भाग हो जाएगा गुणा में, और ये पलट जाएगा, अर्थात 4/1 हो जाएगा। तो अब देखेंगे 15 चौक 60, 60/1 अर्थात 60। इसका मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 59, इसको जोड़ना है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले इस संख्या को लिखो 99.9। अब इसके पश्चात दशमलव के नीचे दशमलव, ये 0 और ये 5। अब यहाँ पर ये 55, इसको जोड़ना है। तो यहाँ पर 9 के बाद कुछ नहीं है, नीचे 2 अंक है, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब जोड़िए, आसानी हो जाएगा। ये 5, ये 9, 9 5 14, 9 5 14 और 1 15, 154.95। देखो किस में है, ये इसका उत्तर है, ऑप्शन सी, ठीक है। अब उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 60, एक पेन की कीमत 8.50 रुपये है, अर्थात 8.5 रुपये है। ऐसे 10 पेन खरीदने पर कितने रुपए खर्च होंगे? तो देखो, एक पेन बराबर 8.50 रुपये, तो 10 पेन है ना भाई। तो देखो एक पेन का दिया है, 10 पेन का पूछा है, क्या करोगे? जब एक का दिया रहता है, ज़्यादा का पूछते हैं तब, है ना, याद आ गया। तो यहाँ पे आप गुणा करोगे, तो 8.50 गुणा 10 क्या हो जाएगा? पहले दशमलव हटा के गुणा करो, है ना, दशमलव हटा के गुणा करते हैं। तो यहाँ 2 बार 0 हो जाएगा, 1 पंचे 5, 1 अट्ठे 8। अब दशमलव के बाद 2 अंक था, तो यहाँ हम दशमलव लगाएंगे, क्या मिल गया? 85।
तो 85 इसका उत्तर होगा। ठीक है। अब उसके पश्चात देखो क्या कहा गया है, ठीक 90% की माप वाले कोण को क्या कहा जाता है। ये बहुत सरल प्रश्न है, इसको तो आपको याद ही होगा, समकोण कहा जाता है। ठीक है। अब उसके पश्चात दिया गया है अगला प्रश्न, 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। तो देखो ये बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन इसमें भी गलती होती है। तो इसमें गलती ना हो इसके लिए सभी विद्यार्थी जो हैं एक चार्ट को हमेशा याद रखें। हम जान रहे हैं कि कितने किलोमीटर में 1 मीटर होते हैं या कितने मीटर में 1 किलोमीटर, सब जान रहे हैं, लेकिन परीक्षा में घबराहट होती है। तो उस घबराहट से बचने के लिए क्या करना, एक चार्ट में बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना, यूनिट रखना, इधर डेसी, सेंटी, मिली, और यहाँ पर डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, सब में काम आता है, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाए हैं। अब देखो 2 किलोमीटर कहाँ गए हैं, तो 2 किलोमीटर यहाँ पर। ठीक है। अब उसके पश्चात इसको किस में बदलना है, मीटर में। तो इस तरफ जाओगे 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, है ना। तो जब 3 खंड जा रहे हैं तो 2 का गुणा हो जाएगा 1 के बाद 3 बार 0 अर्थात 1000 से। तो इससे हमको यह भी पता चल जाएगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर 2 किलोमीटर कहाँ गए हैं, जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, है ना। तो 2 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1000 बराबर 2000 मीटर। ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ पर देखेंगे एक और सवाल है, 750 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम। तो देखिए इसमें भी आपको ये चार्ट जो है मदद करेगा। मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, हर विद्यार्थी को इसको जानना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कहा गया है 750 ग्राम, तो ग्राम किस में आएगा, ये यूनिट में आएगा। ठीक है, यूनिट अर्थात इसमें आप मीटर भी रख सकते हैं, ग्राम भी रख सकते हैं और लीटर भी रख सकते हैं। तो ग्राम यहाँ पर आ जाएगा 750। अब इसको बदलना है किलोग्राम में, तो किलोग्राम कहाँ पर है, यहाँ से इस तरफ बढ़ेंगे अर्थात बड़े की ओर बढ़ेंगे। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना। तो आप इसके बटे में 1 के बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार 0 लगाएंगे। अब इसको आप सरल करेंगे तो 1 0, 1 0, 1 0, 2 0, 1 और 2, यहाँ पे दशमलव जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.75। तो यहाँ दिया गया है 0.750 किलोग्राम। ठीक है, इस 0 को नहीं काटा गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका उत्तर हुआ। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 64, चित्रा ने बाजार से 9.50 रुपये अर्थात 9.5 रुपये के टमाटर और 17.75 रुपये अर्थात 17 रुपये 75 पैसे की जो है भिंडी खरीदी। बताओ चित्रा ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो देखिए वो टमाटर खरीदी है और भिंडी खरीदी है, अर्थात टमाटर वाले को अलग पैसा दिया, इसको भी अलग पैसा दिया। इसका अर्थ है उसका टोटल खर्च निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना होगा। तो 9.50 और यहाँ पर इस प्रकार से लिखोगे। ठीक है, इसको क्या करोगे, जोड़ोगे, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 7 5 12, हासिल आया 1, यहाँ दशमलव, 9 और 1 10, 10 7 17 और यहाँ पर 1 और 1 2, 27.25 रुपये, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है। अब उसके पश्चात देख सकते हैं 2 दिन में कितने घंटे होंगे, ये पूछा गया। तो 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, 1 दिन में कितना घंटा होता है। जैसे आप सुबह 10 बजे स्कूल जाते हो, अगले दिन फिर 10 बजे जाओगे, तो 10 से 10 कितना हो गया, 24 घंटा हुआ नहीं। तो इसी आधार पे याद रखना कि 1 दिन में होता है 24 घंटा। तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 24 गुणा 2 बराबर 48। ठीक है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 48 घंटा। अब यहाँ पर देखो 66 नंबर का प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि अगर वर्ग के प्रत्येक भुजा का माप 8 मीटर है तो वर्ग का परिमाप बताओ। तो सबसे पहले क्या करना है, एक वर्ग बनाना। ये वर्ग बन गया। ठीक है, छोटा बड़ा जैसा भी है, लेकिन आप वर्ग मानो। अब वर्ग की प्रत्येक भुजा 8 मीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 मीटर। ठीक है, ये भी 8 मीटर क्योंकि वर्ग है, ये भी 8 मीटर है ना, और ये भी 8 मीटर। अब इसमें पूछा गया है कि वर्ग का परिमाप बताओ, है ना। तो परिमाप क्या होता है, एक चक्कर लगाना, एक बार परिमाप। तो आप यहाँ से आप चक्कर लगाओ, 8 8 16, 8 24, 8 चौक 32, ये 32 इसका उत्तर होगा। ठीक है। अब ये 67 नंबर के प्रश्न में मुझे आपत्ति है क्योंकि इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया है। ठीक है,
मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ इस बात को, क्यों आपत्ति कर रहा हूँ, है ना। आप लोग भी तर्क देंगे जो मैं बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, ठीक। इसमें देख सकते हैं कहा गया है 25 पैसा 1 रुपये का हिस्सा है, ठीक है। अब ऑप्शन में दिया गया है 1 हिस्सा, 4 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। तो 25 पैसा दिया है, यहाँ पे रुपया दिया है, तो ऐसे हिसाब नहीं होता, दोनों को पैसा बदलना पड़ेगा। तो 25 पैसा अलग दिया है और 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा, ठीक है। 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो 25 पैसा 100 पैसा का कितना हिस्सा है? तो देखो अगर एक हिस्सा करेंगे तो क्या 25 और 100 बराबर है? नहीं है। अगर हम 4 हिस्सा मानेंगे, है ना, किसको? 1 रुपये का, तो इसका 4 हिस्सा क्या होगा? एक हिस्सा तो स्वयं है, तो 4 हिस्सा हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो ये भी गलत है। हाँ, इसका जो है 1/4 हिस्सा कहता तब ये सही होता। 1/4 का मतलब ये होता है कि 100 को जो है हम 4 हिस्से में बांटते, उसमें से एक हिस्सा, तो वहाँ पर 25 मिलता। तो यहाँ पर होना यह चाहिए था, ऑप्शन में 1/4 होना चाहिए था, ठीक है। अब चूँकि इसमें दिया नहीं है, हो सकता है प्रिंट करते समय मिस्टेक हो गया, है ना, तो इसलिए आप इसको चारों में से बेस्ट ऑप्शन यही दिख रहा है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन 4 इसका उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर 1/4 होगा, ठीक है। अब चूंकि इसमें 4 दिया तो भले आप लगा सकते हो, लेकिन इसका सही उत्तर 1/4 है। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 68, जिसमें देख सकते हैं 321 गुणा 9 कोष्ठक बंद ऋण खाली स्थान और ये 2888। तो सबसे पहले क्या करना, आप इसको गुणा करो। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, है ना, और उसके पश्चात 9 तिया 27 और एक 28। तो यहाँ पर इसके बदले में हो गया 2889 ऋण खाली स्थान बराबर 2888। अब ये बताइए बच्चों कि इस संख्या में हम इन चारों ऑप्शन में से किसको घटाएं कि उत्तर हमको यह मिलना चाहिए। एक घटा के देखते हैं, चलो ऑप्शन की मदद करेंगे, एक घटाएंगे। यहाँ पे 8 8 8 2, अरे एक ही में मिल गया ना, तो यही इसका सही उत्तर है। अब उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 69, जिसे देख सकते हैं 33 गुणा 3 धन 3/3। तो 33 गुणा 3, तो सबसे पहले इसको गुणा करो क्योंकि कोष्टक के अंदर में है, तो ये हो जाएगा 99 धन 3/3 अर्थात 1। तो 99 में 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 100। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी उत्तर होगा। अब प्रश्न क्रमांक 70, इसमें से आपको विषम संख्या बताना है। विषम संख्या देखो इसके नाम में ही इसका उत्तर छिपा है, विषम, जिसको हम बराबर बराबर नहीं बांट सकते 2 हिस्से में, वो विषम कहलाता है। अब देखो इसमें 33 को 2 हिस्से में बांट सकते हैं क्या? नहीं बांट सकते। इसको तो 17 17 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, तो ये सम संख्या हो गया। इसको भी बांट सकते हैं, ये भी सम संख्या हो गया। इसको भी बांट सकते हैं, ये भी सम संख्या हो गया। तो यही विषम संख्या है, इसको हम नहीं बांट सकते, ठीक है। और इसकी इकाई में 3 भी है। अब उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 71, 8 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे वर्तक शब्द नहीं होना था, ठीक है, यहाँ पे समापवर्त्य होना था। ये दोनों बहुत अंतर है ना, आपको बता रहा हूँ। समापवर्तक नहीं होता, समापवर्त्य होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अब चूंकि यहाँ पे एलसीएम दिया है अर्थात ये जो है लघुत्तम समापवर्त्य ही है। अब 8 और 10 का निकालना है, तो 8 और 10 का जब निकालना है तो इस प्रकार से करना। फिर 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से करोगे, 2 दूनी, एक भाग नहीं आएगा, 2 के पहाड़ नहीं आएगा, तो ज्यों का त्यों। फिर 2 लोगे, 2 एक कम, और यहाँ पे 5 का 5, फिर 5 लेंगे, ये 1 ये 1, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। तो ये इसका उत्तर होगा। वैसे भी इसको और सरल तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, मैं अपने वीडियो में डाल के रखा हूँ चैनल में, देख लीजिए। बहुत सरल सरल प्रश्न का वीडियो डाला हुआ है। अब देखो यहाँ पर 1/5 गुणा 5, तो इसको जब हल करोगे तो ये भिन्न में है ना, 1/5 ऐसे गुणा 5 है, तो सबसे पहले इसको भी भिन्न में बदल दो। अब 5 का पहाड़ा ऊपर एक बार,
5 का पहाड़ा नीचे एक बार कट गया, तो 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 बराबर 1/1। अब ये 1/1 आया तो 1 को हटा सकते हैं, 1 लिखेंगे, तो उत्तर इसका बी होगा। ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं 7 और 1/9 के व्युत्क्रम का योग बताइए। तो यहाँ देख सकते हैं 7 में क्या जोड़ना है, 7 और 1/9 के व्युत्क्रम, अर्थात 7 में आपको 1/9 के व्युत्क्रम को जोड़ना है। व्युत्क्रम अर्थात उल्टा। ठीक है। अगर यहाँ पर बोला जाता कि 7 के व्युत्क्रम, ठीक है, 7 के व्युत्क्रम और 1/9 के व्युत्क्रम, तो आप दोनों के व्युत्क्रम करते हैं, लेकिन इसमें कहा गया है 7 और 1/9 के व्युत्क्रम। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 7 को ज्यों का तो लिखना है और की जगह धन लगाना है, और 1/9 का व्युत्क्रम अर्थात इसको पलट देना है, उल्टा कर देना है, तो ये हो जाएगा 9। अब इन दोनों को जोड़ोगे 9/1 होगा, है ना, तो 1 को हटा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा 7 धन 9 बराबर हो जाएगा 16। तो ये आपका उत्तर होगा। ठीक है। अब उसके पश्चात देख सकते हैं 74 नंबर का प्रश्न, जिसमें यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, भागित 1000 बराबर 7.531। अब आप सोचिए कि किसको 1000 से भाग करें, है ना, तो ये मिले। तो देखो भाग करना है तो जो संख्या यहाँ पर है ये ऊपर में आएगा, है ना, और नीचे में आ जाएगा 1000। तो किससे भाग करें कि हमको 7.531 मिले, तो रख कर देखना सबको। अगर समझ नहीं आता है तो इनको रखो, जैसे हम इसको मानते हैं उत्तर मान लो, तो ये हो जाएगा 7531/1000। ठीक है। अब इसको आप भाग करो, 1 0 2 0 3 0, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो क्या मिला 7.531, जो उत्तर हमको मिल गया, है ना। तो और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, यही आपका उत्तर है। ठीक है। अब उसके पश्चात आखिरी प्रश्न है गणित का। अंजू ने गणित में 60 में 30 अंक प्राप्त किए। कितने अंक? 30 अंक। कितने में से? 60 में से। तो आप याद करो, जब आपको परीक्षा में उत्तर मिलता है, मतलब नंबर मिलता है, तो कैसे रहता है? 60 प्रश्न का जो आता है 60 नंबर का, तो जितना नंबर पाए ऊपर में रहता है ना, और बट्टे में क्या रहता है? जितने नंबर का प्रश्न हुआ था, ऐसे ही रहता है। नहीं तो उसको क्या बोलते हो? मैं 60 में से 30 पाया हूँ, बोलते हो ना। तो यही है 30/60। अब इसको प्रतिशत बदलना है तो गुणा करोगे और 100% से गुणा करोगे, बस। तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 एकम 2, 2 50, यहाँ पे प्रतिशत का प्रतिशत, तो इस प्रकार से 50% होगा। तो देख सकते हैं बहुत ही सरल प्रश्न आए थे, और चूँकि इतना सरल दिया गया था तो कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों का जो मानसिक स्तर है, जो बुद्धि लब्धि है, उसको ध्यान में रखकर ऐसे प्रश्न दिया जाता है। तो मैंने भी कोशिश किया कि उसी स्तर पर उसके सोच के अनुरूप प्रश्नों को हल किया जाए। तो ये आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और आपके कोई भी सुझाव होंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।